अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। लॉर्ड डलहौज़ी 1848 से 1856 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था। उसके दौर में कुछ ऐसे काम हुए जिन्होंने आगे चलकर हिंदुस्तान की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया। 1851 में इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ का आगाज़ हुआ। 1852 में यूनिफॉर्म्ड पोस्टेज शुरू हुई और फिर 16 अप्रैल 1853 को हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहली रेलगाड़ी चली। मुंबई में जो उस वक्त का बम्बई था, बुरी बंदर से वो शुरू हुई और थाने तक वो ट्रेन गई। 400 मुसाफिरों ने उसमें सफ़र किया और 3 इंजन उस ट्रेन को खींच रहे थे जिनके नाम थे साहब, सुल्तान और सिंध। उसके बाद फिर हिंदुस्तान में ट्रेनों का जाल बिछना शुरू हुआ। बाद मुहक्किकीन कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ट्रेन सर्विस अपने मकासद के लिए शुरू की थी, यानी वो ये चाहते थे कि उनकी फ़ौजें तेज़ रफ्तारी के साथ एक से दूसरी जगह सफ़र कर सके। लेकिन लोगों ने भी इससे इस्तेफ़ादा किया, इससे कोई इनकार नहीं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जब ट्रेनों के जाल बिछाए गए, यानी पटरियों के जब जाल बिछाए गए, तो उसके बाद आम लोग भी उनसे सफ़र करने लगे, क्योंकि ये सफ़र सबसे सस्ता था और आज तक है। अब अंग्रेज़ की ये ख्वाहिश थी कि पूरे हिंदुस्तान को एक रेल नेटवर्क के ज़रिए जोड़ दिया जाए। कराची उस ज़माने का एक अहम शहर, दिल्ली दूसरा अहम शहर, कलकत्ता और बम्बई, ये 4-5 शहर जो थे ये अपने दौर के अहम तरीन शहर हुआ करते थे। लिहाजा उसने ऐसी मनसूबाबंदी की कि इन शहरों को रेल नेटवर्क के ज़रिए जोड़ा जाए। उसने दिल्ली से भावलपुर को जोड़ने के लिए 1894 से 1897 के दरमियान एक रेलवे लाइन बिछाई और भावलपुर को जोड़ने का मतलब ये था कि दिल्ली को कराची से मिला दिया जाए। उस मकसद के लिए उसने रियासत भावलपुर की हदूद में एक जगह सम्मा सट्टा को तरक्की दी और वहाँ एक जंक्शन स्टेशन कायम किया। वहाँ से एक रेलवे लाइन बिछाई गई जो बठिंडा से होती हुई दिल्ली तक जाती थी। इस रेलवे लाइन की लंबाई 426 मील या 685 किलोमीटर थी और ये उस जगह से होकर गुजरती थी जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ये जगह है भावल नगर। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। एक ज़माने में ये रेलवे स्टेशन रोजहाँवाली रेलवे स्टेशन कहलाता था, क्योंकि इसकी जो आबादी थी, भावल नगर का वजूद नहीं था, बल्कि ये एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था रोजहाँवाली। यहाँ जंक्शन स्टेशन बनाया गया और लेकिन 1901 में जो रियासत भावलपुर के नवाब थे मोहम्मद बहावल खान, उन्होंने इसका नाम तब्दील करके बहावल नगर रख दिया। कुछ लोग कहते हैं कि बहावल नगर शहर किसी न किसी सूरत उस वक्त मौजूद था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उस वक्त बहावल नगर शहर का वजूद ही नहीं था, बल्कि बहावल नगर शहर 1904 में वजूद में आया और ये शुरू से ही नवाब के नाम पर था। जंक्शन स्टेशन था, यहाँ से फोर्ट अब्बास के लिए भी एक ट्रेन चलाई गई 1928 में। फोर्ट अब्बास से वो ट्रेन भावलपुर जाया करती थी, लेकिन 1939 में फोर्ट अब्बास और भावलपुर का जो दरमियानी ट्रैक था वो उखाड़ लिया गया। कहते हैं कि भावल नगर रेलवे स्टेशन इतना बड़ा स्टेशन था कि उस दौर में, यानी अंग्रेज़ दौर में, यहाँ 32 से ज़्यादा रेलगाड़ियाँ गुजरा करती थी और जो तादाद कम होते होते फिर एक रह गई। यही सूरत सम्मा सट्टा रेलवे स्टेशन की थी कि सम्मा सट्टा रेलवे स्टेशन का शुमार पाकिस्तान रेलवे के बड़े और मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशनों में होता था। लेकिन ये अलग बात है
कि अब वो सिफर हो गया है, बहुत सी गाड़ियों के स्टॉपेज वहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं। बल्कि मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब कराची से पेशावर और पेशावर से कराची जाने वाली हर गाड़ी सम्मा सट्टा पर रुका करती थी। अंग्रेज़ दौर में तो सम्मा सट्टा की बात ही क्या थी, सम्मा सट्टा से कोयटा से गाड़ियाँ आया करती थी, सम्मा सट्टा से अगर वो लाइन तब्दील करती, जो फ्रेट ट्रेन्स थी वो फिर जो है वो बहावलनगर से होती हुई बठिंडा और आगे फिर वो दिल्ली जाया करती थी। ये वही रेलवे लाइन है जिस पर पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन अमरूका और फिर हिंदुस्तान की तरफ से फाजल का सेक्टर का नाम आपने सुना होगा। बाद में ये हुआ कि ये जो 32 गाड़ियाँ चला करती थी ये कम होते होते एक गाड़ी रह गई और बिल आखिर 2011 में उसे भी बंद कर दिया गया। बहावलपुर जंक्शन जहाँ से फोर्ट अब्बास को रेलवे लाइन जाती थी वो भी ख़त्म हो गया। ये मैं आपसे बातें करते करते चलते चलते उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ बहावलनगर जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है। कहते हैं कि 1947 से पहले इस रूट पर एक ट्रेन चला करती थी जिसका नाम था बहावलपुर एक्सप्रेस, 143 अप 144 डाउन। ये दिल्ली से बहावलपुर और बहावलपुर से दिल्ली जाया करती थी और 726 किलोमीटर का फासला तकरीबन 14.5 घंटे में तय किया करती थी। ये जनाब बहावलपुर जंक्शन का बोर्ड आ गया। मैं चलते हुए इमारत से यहाँ तक पहुँचा हूँ ताकि आपको ये बोर्ड दिखा सकूँ। ये इसके पीछे एक ओवरहेड ब्रिज है। कहते हैं कि जब ये मसरूफ रेलवे स्टेशन था तो लोग ट्रेनों का नज़ारा लेने के लिए इस ब्रिज पर खड़े हो जाया करते थे और वो ट्रेनों को आते जाते शंटिंग करते हुए देखा करते थे। ये एक पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ और दूसरा प्लेटफॉर्म आपको सामने नज़र आ रहा है और आप इसकी वसअत देख सकते हैं कि यकीनी तौर पर यहाँ कम से कम 4 लाइनें ज़रूर बिछी होती थी, यानी उस प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म के दरमियान। इसी तरह ये जो आपको नज़र आ रहे हैं नलके या अपना वाटर पंप्स जो नज़र आ रहे हैं, ये वाटरिंग स्टेशन होता था। रेलवे की इस्तिलाह में वाटरिंग स्टेशन उसे कहा जाता है जहाँ रेलगाड़ियों में पानी भरा जाता है। यहाँ रेलवे वर्कशॉप भी थी जहाँ इंजनों की मरम्मत होती थी, टर्न टेबल था जहाँ इंजनों का रुख बदला जाता था, यानी वो हर सहूलत या चीज़ मौजूद थी जो एक बड़े रेलवे स्टेशन में हो सकती है। अब तो सारी की सारी कहानियाँ हो गई। मैं उतरा हूँ नीचे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए क्योंकि यहाँ कभी जो ट्रैक थे लेकिन अब वो ट्रैक सारे के सारे ख़त्म हो गए गुज़र दिनों की कहानियाँ बन गई। अब बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि यहाँ कितनी ट्रेनें गुजरा करती थी। अब पाकिस्तान रेलवे की भी वो सूरत हाल नहीं रह गई जो आज से 30-35 साल पहले थी। वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होते होते अब उसका बेड़ा गर्क हो गया है। अब मामला ये है कि हम ट्रेनों को फर्निश कर रहे हैं, ट्रेनों में सहूलतें बेहतर बना रहे हैं, वाईफाई आ गया, वहाँ खाने पीने का मेयार बेहतर हो गया, लेकिन पटरी जो उसकी बुनियाद है वो उसे हम सही करने की तरफ ना पहले तवज्जो दी थी और ना अब तवज्जो दी जा रही है। मेरा मकसद यहाँ आने का ये था इस प्लेटफॉर्म पर कि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ एक और बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है बहावलनगर जंक्शन और ये इसके नीचे बहुत कुछ तो मिट गया हुआ है, उसके ऊपर नए सिरे से लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ा जाता है कि सम्मा सट्टा, चिश्तियाँ, मंडी सादकगंज, अमरूका, हारूनाबाद और फोर्ट अब्बास। ये बोर्ड पाकिस्तान से बाद का है, बनने के बाद का है, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले इस पर दिल्ली का नाम भी था, बठिंडा का नाम भी था, फाजिलका का नाम भी था और बम्बई वगैरह के नाम भी हुआ करते थे। इस प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ यानी 3 नंबर प्लेटफॉर्म अगर हम इसे तस्लीम कर लें तो इस तरफ भी एक रेलवे लाइन हुआ करती थी और मुसाफिर ट्रेन यहाँ आकर रुका करती थी। और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये लोको शेड था। यहाँ स्टीम इंजन उस ज़माने में होते थे, स्टीम इंजन खड़े किए जाते थे, उनकी देखभाल हुआ करती थी, उनमें कोयला और पानी के इस्तेमाल होता था, वो चेक किया जाता था और वक्त ज़रूरत उन्हें पूरा भी किया जाता था। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद जब स्टीम इंजन ख़त्म हुए और कुछ अर्सा यानी 2011 तक एक ट्रेन रह गई थी यहाँ आने वाली, तब भी ये शेड तेरे इस्तेमाल था, लेकिन रफ्ता रफ्ता सारा कुछ बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ जो ढांचे छोड़ गए वो हमने ख़राब कर दिए। हम ये तो कहते हैं कि जी अंग्रेज़ों ने हमें लूट लिया और मैं इस बात की तायद करता हूँ, 100% तायद करता हूँ कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को बहुत लूटा, लेकिन मुसीबत यह है कि वो जो कुछ छोड़ गए हमने भी उसे लूटा, हमने भी उसे छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ चीज़ें छोड़ गए थे तो हमने उसमें कोई इजाफा किया,
बल्कि हमने उस रही सही जो चीज़ बच गई थी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी पाकिस्तान रेलवे के दर्जनों सेक्शन ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि रोड ट्रांसपोर्टरों की मिली भगत की वजह से बंद है, और कुछ कहते हैं कि हुकूमत की बंद निज़ामी की वजह से बंद है। दोनों में से जो भी सूरत हो, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमसाया मुल्क को देख लें, हिंदुस्तान को ही देख लें, उन्होंने तेज़ रफ्तार ट्रेन बना ली वंदे भारत के नाम से, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। हमने जो ट्रेनें थी उनकी स्पीड पर कोई तवज्जो नहीं दी, पटरी पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं खुद ज़ाती तौर पर पिछले कई साल से ML1 का जिक्र सुन रहा हूँ। पता नहीं ML1 बनेगा नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो कब बनेगा। जब तक ट्रैक ठीक नहीं होता आपकी ट्रेन सर्विस ठीक नहीं होती। जाहिर सी बात है, अगर किसी ने रावलपिंडी से लाहौर जाना है तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि वो 8 घंटे ट्रेन में सफ़र करके लाहौर पहुँचे, या जो उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई हुई हैं वो भी 6-7 घंटे ले लेती हैं। उसके मुकाबले में लोग कोचेज़ को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो 4.5-5 घंटों में आपको मोटरवे के ज़रिए ले जाती हैं। ये मैं दोनों प्लेटफॉर्म पार करने के बाद आ गया हूँ उस जगह जहाँ कभी इंजन खड़े होते थे। ऊपर छपरा डाला हुआ है, छपरा ख़त्म हो गया, छत उतार ली गई, और यकीनी तौर पर ये हमारे पाकिस्तानी मुजाहिदीन ही होंगे जो इसका लोहा ले गए काट कबाड़ में बेच दिया, और अब ये यहाँ से आसमान दिखाई देता है। दो शेड हैं, एक ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, और एक ये बराबर वे शेड है। इसकी छत बहरहाल सलामत है। क्यों सलामत है, ये मेरे लिए हैरान कुन बात है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ इंजनों की मुरम्मत भी होती थी, यानी जो छोटी मोटी रिपेयर है वो हुआ करती थी। और ये गढ़ा जो रेलवे लाइन के नीचे बना हुआ है ये इस बात का गवाह है, क्योंकि जो कारीगर हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, वो इसी के नीचे यानी इंजन के नीचे ये इस तरह के गढ़े आपने आमतौर पर मुख्तलिफ पावर स्टेशन पर देखे होंगे। यहाँ गाड़ियों की मरम्मत होती है, इसी तरह के गढ़े बने होते हैं, और वो जो मिस्त्री हजरात हैं वो नीचे लेट कर गाड़ी के चूँकि सारा कुछ मामला नीचे होते हैं उसकी मरम्मत करते हैं। और ये यहाँ बहावल नगर रेलवे स्टेशन पर ये सारा कुछ होता था। ये इसकी पुरानी इमारतें हैं, ये स्टोर है, ये नोटिस लगे हुए हैं। यकीनी तौर पर यहाँ इंजनों का साजो सामान रखा जाता था, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है, वीरानी का राज है, खाली पड़े हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जो बाहर निकले हुए पंप है, ये बुनियादी तौर पर वाटर पंप होते थे। वो वाटरिंग, अगर किसी गाड़ी में पानी शानी डालना है, इंजन में पानी डालना है, उसके लिए इस्तेमाल होते थे। और ये वाटर पंप्स हैं जो उस दौर की याद दिलाते हैं जिस दौर में स्टीम इंजन चला करते थे। लेकिन अब ये सिर्फ एक जंग आलूद ढांचे हैं और हमारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि अब हम स्टीम इंजन को अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो लोग कहते हैं। मैं इसी वीरान शेड में से घूमता घामता बाहर निकल रहा हूँ। मकसद यही था कि आपको दिखाऊं कि हमारा जो है वो कल तो बड़ा शानदार था, लेकिन हमारा जो हाल है वो अब कोई भी नहीं है। हम हाल से बदहाल हो चुके हैं। ये हमारा साथ नहीं बता सकता कि इसमें क्या था क्या नहीं था, और ये भी खाली और वीरान पड़ी है। अंदर से मैं दिखा देता हूँ आपको। जब आया हूँ यहाँ तो यहाँ आने में क्या हर्ज है। ये देख लें जी, इसकी भी छत ख़त्म हो गई हुई है। वो ऊपर से आसमान झांक रहा है, जहाँ से ईंट गिर गई सो गिर गई। ना हमने बनानी है, ना बनाई, और ना मुस्तकबिल में कोई इरादा है। आइए वापस चलते हैं। जिस तरफ इसकी मरकज़ी इमारत हुआ करती थी है तो कुछ भी नहीं, कोई रौनक नहीं है। लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं वक्त गुजारी के लिए, लेकिन रेलवे की कोई तंसीब अब मौजूद नहीं। हालांकि कहते ये हैं कि यहाँ से जब दर्जनों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ गुजरा करती थी तो 24 घंटे यहाँ मुसाफिरों की रौनक हुआ करती थी। 1938 में यहाँ एक पावर स्टेशन लगाया गया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये रेलवे का शायद वाहिद स्टेशन था जिसका अपना पावर स्टेशन था। मुझे बताया है शहर वालों ने कि जब तक वो चलता रहा पूरे शहर की लाइट चली जाती थी, लेकिन रेलवे स्टेशन की लाइट नहीं जाया करती थी, क्योंकि इसका अपना पावर स्टेशन था। डीजल इंजन की मदद से डीसी बिजली पैदा की जाती थी, और ये सिलसिला गालिबन 1980 तक जारी रहा। अमले के लिए 500 क्वार्टर्स बनाए गए थे, यानी एक पूरी कॉलोनी आबाद थी यहाँ पर, जिनमें रेलवे अफसरान की रहायशगाहें शामिल थी। रेलवे हॉस्पिटल हुआ करता था, खेल का मैदान था, कब्रिस्तान था रेलवे का अपना, और डांस क्लब भी था।
डांस क्लब को बाद में फिर रेलवे इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया गया। मैं जब सखर में था, यानी मैंने सखर से जो मैट्रिक किया, तो वहाँ भी डांस क्लब था, जिसे बाद में रेलवे इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ का जो डांस क्लब है वो अब खंडर बन गया हुआ है, उसे कोई नाम नहीं दिया गया। इसी तरह वर्कशॉप का मैंने आपको बताया, रेलवे पुलिस इसकी अपनी होती थी, यानी इस स्टेशन की, जो इस स्टेशन की तनसीबात की हिफाजत करती थी और जो यहाँ आने वाले मुसाफिर थे इस बात को यकीनी बनाते थे कि उन्हें स्टेशन की हदूद में किसी किस्म का कोई गुजंद ना पहुँचे। मैं वापस आ गया हूँ। वो सामने एक इमारत है जो इसका कैबिन हुआ करता था, एक इस तरफ था और एक इस तरफ दूर था, वो जहाँ टेंट लगे हुए हैं वहाँ इसका दूसरा कैबिन हुआ करता था। ये फिर इसका 3 नंबर प्लेटफॉर्म आ गया। अब तो खैर कोई दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना गाड़ियाँ आएंगी और ना आती हैं और ना किसी ने यहाँ आना है। खासा वसी और इस प्लेटफॉर्म है, नीचे है, मतलब उस ज़माने में इतने ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाने का शायद रिवाज नहीं था, लेकिन बहरहाल वसी प्लेटफॉर्म है। ये दरमियान में देखें कि जो दरख्त लगे हुए हैं, मुमकिन तौर पर ये क्यारियाँ रही होंगी किसी ज़माने में, लेकिन अब यहाँ खुश्क पत्ते दाएं से बाएं हवा के झोंकों की तरह, हवा के झोंकों से दाएं से बाएं हो रहे हैं। ये स्लीपर पड़े हुए हैं। ये मेरा ख्याल है जब बाद में इस ट्रेन को बहाल करने की मंसूबाबंदी की गई तो मुमकिन तौर पर ये स्लीपर्स यहाँ लाकर डाले गए थे कि यहाँ लाइन बिछाई जाएगी, लेकिन हमारे मंसूबे ज़रा कम ही कामयाब होते हैं, या फिर वो मंसूबे कामयाब होते हैं जिनके पीछे कोई माली मकसद होता है। ये हमारी बदनसीबी है। मुमकिन है मेरी बात बहुत से लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये कि होता यही है। पाकिस्तान का जो कल्चर है वो, मैं तो इस बात पर कहता हूँ कि शायद करप्शन हमारी सरिश्त में शामिल है, हमारी फितरत में शामिल है, हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते। मैं फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गया हूँ। यहाँ भी वैसा ही एक बोर्ड लगा हुआ है, भावल नगर जंक्शन का, समा सट्टा, चिश्तियाँ, मंडी सादतगंज, अमरूका, हरूनाबाद और फोर्ट अब्बास। ये मैंने आपको उधर भी पढ़कर सुनाया था। आगे चल रहा हूँ, मतलब दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म का बोर्ड लगा हुआ है। दरम्यान में चूँकि कुछ इमारतें थी, मैंने कहा वो आपको दिखा दूँ। ये बत्ती गोदाम था जहाँ वो लाइट्स रखी जाती थी जो सिग्नल्स में लगाई जाती थी। सिग्नल्स में रात के वक्त सब्ज़ और सुर्ख 2 रंग की लाइटें लगाई जाती थी। जब सिग्नल डाउन होता था तो वो लाइट सब्ज़ हो जाया करती थी और जब अप होता था तो वो सुर्ख हो जाया करती थी। ये आगे एक और छोटे 2 कमरे बने हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस मकसद के लिए बनाए गए थे, क्योंकि उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। वापस इमारत की तरफ चलता हूँ। जो ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, इस पर छपरा डाला गया था। इस इलाके में गर्मी शदीद होती है। उस सामने वाले प्लेटफॉर्म पर तो नहीं है, लेकिन जो इसका मरकज़ी प्लेटफॉर्म था, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1, उस पर छपरा बहरहाल डाला गया है। ये भी रास्ता था आने का, यानी मुसाफिरों के अंदर आने का रास्ता हुआ करता था। इस पर भी छोटा सा छपरा बनाया गया है, लेकिन अब ये जंगला मुस्तकिल तौर पर बंद है, ना कोई मुसाफिर है और ना किसी ने अंदर आना है, इसलिए इसे मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये गेट आपको दिखाई दे रहा होगा और ये ऊपर छपरा है। ये रेलवे का एक मखसूस अंदाज़े तामीर हुआ करता था और ये उसी हिसाब से है। ये मेरा ख्याल है ये छपरा नहीं था, वो गेट नहीं था जी, ये इसके नीचे वैसे कुछ होगा, क्योंकि ये जो जंगला है मुझे खुला हुआ नज़र आया है। ये दरवाज़ा था, ये अंदर आने का दरवाज़ा था और ये सामने मुसाफिर खाना था। ये मुसाफिर खाना, और इस पर लिखा हुआ मुसाफिर खाना दर्जा 2। ये आने का रास्ता था। मैं गलत बोल गया, मैंने वो छपरा सा देखा बना हुआ, तो मैंने कहा शायद इस शेड के नीचे से गुजर कर लोग आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है मुसाफिर खाना। यहाँ दर्जा 2, उस ज़माने में मेरा ख्याल है शायद 2 दर्जे होते थे, दर्जा 2 और दर्जा अव्वल। तो दर्जा 2 के मुसाफिर यहाँ बैठा करते थे और दर्जा अव्वल के जो मुसाफिर थे उनके लिए कमरे बने होते थे, जिन्हें आप वेटिंग रूम कहते हैं। बाद में फिर वो दर्जा 2 दर्जा सोम हो गया। एक दरमियान वाली क्लास भी हुआ करती थी, इंटर क्लास उसे कहते थे। तो 3 दर्जे हमारी रेलवे में रहे जब पाकिस्तान रेलवे बनी, या पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे जब हुआ करती थी। एक अव्वल, एक दोम, एक सोम और फिर दरमियान में एक इंटर भी होता था, यानी 4 हो गए, 4 दर्जे थे। ये मुसाफिर खाना भावल नगर का मरहूम मखसूर छत उसी अंदाज़ की जो पहले भी कई रेलवे स्टेशनों में मैंने आपको दिखाई है। नीम दायरों में बनी हुई छत, मतलब नीम दायरे कहेंगे आप इसको, या महराबी कह लें। ये भी अपना नीम दायरा, मेरा ख्याल है यहाँ से टिकट लेने वाले भाई
वो अंदर जाया करते थे, देने वाले भाई, टिकट देने वाले भाई अंदर जाया करते थे। और ये वो खिड़की थी जहाँ से किसी ज़माने में मिला करती थी टिकटें। बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही ट्रेन रह गई थी, 317 अप और 318 डाउन, ये समरसट्टा से अमरूका तक चला करती थी, लेकिन 2011 में फिर वो भी ख़त्म हो गई। तो ये उसी वक्त का है कि ये टिकट घर गाड़ी आने से 1 घंटा पहले खुलता है और गाड़ी आते ही बंद हो जाता है। मुसाफिर से इल्तमास है कि वो प्लेटफॉर्म पर जाते वक्त अपना टिकट या पास टिकट कलेक्टर को या दूसरे स्टाफ को जो गेट पर तैनात हो दिखाएँ। टिकट कतार में लीजिए, अपना सामान बुक कराएं। नोट, फी टिकट मंदरजा सामान बगैर कराया जा सकता है। इकॉनमी क्लास में 40 किलोग्राम, सेकंड में 35, बच्चों के टिकट पर दर्जा के निसफ वज़न की इजाज़त है। फहरिस्त को देखिए, बगौर देखिए पता नहीं क्या लिखा हुआ। टिकट लेते ही रकम की पड़ताल करें। शिकायत दर्ज कराने के लिए रजिस्टर स्टेशन मास्टर के पास है। मुल्तान रेलवे डिवीज़न का ये स्टेशन हुआ करता था और ये ट्रेनों अपना स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं जो इस रेलवे लाइन पर थे। अमरूका, सूबे वाला, मंडी सादतगंज, मदरसा, चिश्तियाँ, बख्शन खान, हासिलपुर, शेख वाहन, टामे वाली, बगदाद और समरसट्टा। और ये जो साथ लिखे हुए 60 रुपये अमरूका का टिकट था। बगदाद का जो है वो मेरा ख्याल है शायद 150 रुपये का था। समरसट्टा 190 रुपये। इसी तरह रोड़ी, खैरपुर, मेहरापुर, पदीतन, नवाबशाह, शहजादपुर, टंडवा, हैदराबाद, कोटरी और कराची 640 रुपये में आप यहाँ से कराची जा सकते थे। और रोड़ी 420 रुपये में, यह बड़ा अच्छा था दादी, 420। तो आइए चलते हैं वापस। आपको ये मेरे खाली मुसाफिर खाना दिखा दिया। इसके सामने भी कुछ बना हुआ है जी। ये भी जैसा मैंने बताया था आपको कि रेलवे कॉलोनी थी। मुझे लग रहा है कि ये रेलवे कॉलोनी के ही घर हैं, लेकिन अब झाड़ियाँ हो गई हुई हैं, घर वीरान पड़े हैं, खाली हैं। अगर ये घर कोई आबाद दिखाई दे भी रहा है तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये कोई रेलवे का मुलाजिम नहीं होगा, बल्कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कब्ज़ा कर लिया हो, क्योंकि जब रेलवे ही नहीं रही तो रेलवे का मुलाजिम रहने का क्या सवाल पैदा होता है। ये सामने कमरा बना हुआ है, दूर से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद ये वाशरूम हो, शायद, लेकिन कोई आसार नहीं दिख रहे कि ये वाशरूम था। अगर था भी तो ये सारा कुछ इसके नीचे से और ऊपर से उखाड़ लिया गया है। अब तो सिर्फ ईंटें ही रखी हुई हैं और कुछ भी नहीं है, रखी हुई क्या बल्कि पड़ी हुई हैं। आइए दोबारा प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और इसकी जो मरकज़ी इमारत है उनमें कौन कौन से दफातर होते थे वो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, बस बताता ही हूँ, दिखाना अब क्या है। उजड़ी हुई जगहों, लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई। मैं उनसे कहता हूँ, बल्कि वो कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई, उसका क्या विलाग करना है तुमने। मैंने कहा मेरा विलाग यही है कि ये चीज़ थी और ख़त्म हो गई। ये दोनों तरफ ईंटों से को थोड़ा सा बुलंद किया हुआ है और ये रास्ता सीमेंटेड बना हुआ है। उसी रास्ते पर चलकर मैं जा रहा हूँ और उसी गेट से अंदर दाखिल होऊंगा जिस गेट से मैं बाहर आया था। ये शेड था जी, जिसकी वजह से मुझे ये शुबह हुआ कि शायद इस शेड के नीचे रास्ता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ कोई टिकट कलेक्टर वगैरह खड़ा होता हो, मुसाफिर अंदर आते हों और फिर वो उनका टिकट चेक करता हो। ये इसकी मरकज़ी इमारत, ये ऊपर से जो इन्होंने छपरा डाला हुआ है, बहावल नगर जंक्शन लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कमरे हुआ करते थे जो अब बंद पड़े हैं। सीडी वार्डन्स पोस्ट नंबर A1, सिगरेट पीना मना है। कुछ नहीं लिखा हुआ जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है, जिसे अब जंग लग चुका है। ये ताला महफूज है लेकिन बंद है। ये भी एक खिड़की है, पीछे कमरा भी खाली है। ममनुआ इलाका, फ़ोटो लेना मना है। मरकज़ इब्तदाई तिब्बी इमदाद। कुछ नहीं पता कि इन कमरों में कौन कौन बैठता था, क्या होता था। स्टेशन मास्टर का कमरा भी कोई होगा इनमें से, शायद कहीं आगे आ जाए। आगे आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। ये इसका यानी एक वो रास्ता था आने का, और ये इसका गालिबन मरकज़ी गेट था जहाँ से हो सकता है दर्जा अव्वल के मुसाफिर अंदर आते हो। मैं आपको बाहर भी ले चलता हूँ और बाहर से भी इसका नज़ारा करवाता हूँ। फिर आगे सिगरेट पीना मना है आ गया। बाहर ऊपर जो लिखा होता था कि जी ये स्टेशन मास्टर का कमरा है या ये कंट्रोल रूम है, वो सारी की सारी तख्तियाँ उतारी जा चुकी हैं। ये क्या है जी, ऑक्यूपेशन ऑफ वेटिंग रूम। हाँ अच्छा, ये वेटिंग रूम थे जी। इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट पैसेंजर्स possess tickets entitling them to accommodation in the same class
एज द रूम्स ऑक्यूपाइड। ये मेरा ख्याल है कि सारे के सारे वेटिंग रूम्स थे जो फर्स्ट क्लास मुसाफिर इस्तेमाल करते थे, यानी दर्जा अव्वल के मुसाफिर इस्तेमाल किया करते थे। यही है जी रेलवे स्टेशन है। एक बिल्डिंग आगे भी है जी, वो देखते हैं कि वो क्या है। मेरा ख्याल है बरामदा शायद बना होगा। ये पीने के पानी का कोई बंदोबस्त किया हुआ लग रहा है मुझे। सामने मस्जिद भी बनी हुई है। ये मस्जिद थी, अब लगने नमाज इसमें होती है या नहीं होती, लेकिन ये प्लेटफार्म नंबर 1 के साथ मस्जिद भी होती थी। लोग निकल रहे हैं जी, नमाज बिल्कुल होती है, आबाद है मस्जिद। ये पीने के पानी का बंदोबस्त था, बस उसकी दीवारें रह गई हैं, पानी भी ख़त्म हो गया। अब लोग नहीं तो पीना किसने है। ये मेरा ख्याल है अपना कोई मुझे लग रहा है कि कोई कैंटीन थी ये जी, जैसे वो स्टॉल बने होते हैं ना, गालिबन ये स्टॉल था जहाँ कुछ चाय वगैरह मिला करती थी, लेकिन अब ये भी ख़त्म हो गया, वीरान हो गया। ये को 3-4 कमरे आगे बने हुए हैं, लेकिन इनमें भी कुछ नहीं है। मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता ये किस मकसद के लिए थे, क्योंकि इन पर जो लगी हुई तख्तियाँ थीं वो उतार ली गई हैं। मेरे साथ है तारिक हफीज़ साहब, मीडिया जर्नलिस्ट है भावल नगर के, और भावल नगर रेलवे स्टेशन के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। तारिक साहब मुझे बताइएगा, कुछ यादें सुना है आपकी वाबस्ता है इस रेलवे स्टेशन से? जी बिल्कुल, मेरी पैदाइश जो है ना इन्हीं रेलवे क्वार्टर्स की है, और इन रेलवे क्वार्टर में मेरा बचपन गुजरा है। और यहाँ हम रेलवे जो ट्रेन आती थी उसमें हम उन डब्बों में जब इंजन जो है ना वो अलग करता था डब्बे, तो हम उसमें सैर किया करते थे। और वो जहाँ से इंजन मुड़ता है वो टर्न टेबल, वहाँ तक जो है ना हम जो है ना वो जाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और बल्कि यहाँ के जो आबादी थी, जो रेलवे कॉलोनी की आबादी, वो जो पानी तब्दील किया जाता था और जो इंजन से पानी आता था वो गर्म होता था, तो लोग बाल्टियों में भर भर के अपने घरों में लेके जाते थे और उसी को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बड़ा बहुत ही शानदार जो है ना वो दौर था, और उस वक्त इस पर रेल पेल थी और बड़ा जो है ना जोबन था इस रेलवे स्टेशन। 1980 तक तो इस पर रौनक रही है मेरा ख्याल है जी। ये जो रेलवे स्टेशन है इसका जो क़याम है वो 1894 में हुआ, और 1894 में जब इसको कायम किया गया उस वक्त यहाँ आबादी नहीं थी, तो इसको जो मुल्हिका जो हमारे जो यहाँ कर बस्ती थी रोजा वाली, उसके नाम से मंसूब कर दिया गया। और बाद में फिर यहाँ जो अड्डा कायम हुआ, ज़ाहिर स्टेशन बना तो अड्डा भी कायम हुआ, तो वहाँ जो जहाँ तो चंद एक दुकानें बनी तो उनको अड्डा रोजा वाली का नाम दिया गया। तो 1901 में नवाब मोहम्मद खान जो थे वो यहाँ आए। नवाब मोहम्मद भावल खान, नवाब मोहम्मद भावल खान वो आए, और उन्होंने आके जब उनसे जो यहाँ के लोग थे, जो रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि इसका नाम आप अपने जो है ना हम चाहते हैं कि आपके नाम पर रखें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उस वक्त इसका नाम इस जगह का बहावल नगर रखा गया। तो कभी मुतालबा नहीं किया कि इस ट्रैक को बहाल किया जाए? इस ट्रैक की बहाली का मुतालबा तो हर दौर में रहा है, लेकिन अलमिया ये कि अब इस ट्रैक की बहाली के नाम पर यहाँ की जो रेलवे लाइन है वो भी उखाड़ दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि नई लाइन जो है ना वो बिछाई जाएगी और तेज़ रफ्तार जो है ना वो ट्रेन चलाई जाएगी। अभी हम उसके मुंतज़िर हैं कि वो ट्रेन कब आएगी और कब चलेगी। शायद उम्मीद है कि हम वो देख सके या आने वाली नस्लें देख सके, क्योंकि इस रेलवे ट्रैक की ना सिर्फ ये अहमियत ये था कि आवाम को सस्ता सफ़र मुहैया किया जा रहा था, बल्कि ये 1965 की जंग में आप देख लें कि 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, तो ख़ास तौर पर 1965 की जंग में जितनी भी जो है वो रसद पहुंचा है वो हमारे जो है ना बॉर्डर पे वो इस रेलवे ट्रैक के ज़रिए पहुंचा है। इसलिए इसकी डिफेंस अहमियत भी है, और इस रेलवे स्टेशन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ना समझा जाए कि ये आवाम को सस्ता सफ़र मुहैया करेगा, बल्कि ये है कि हमारे डिफेंस के हवाले से भी ये बहुत ज़रूरी है स्टेशन। आज वो जो है ना ज़बू हाली का शिकार है। यहाँ 543 जो है ना वो क्वार्टर मौजूद है, 2 दर्जन के करीब जो है ना वो ऑफिसर्स कोठियाँ मौजूद है, जो आज बिल्कुल खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। जिस स्टेशन की वजह से ये शहर आबाद हुआ वो शहर तो आज रवा दवा है, लेकिन स्टेशन जो है वो अपने बर्बादी की तरफ सफ़र कर रहा है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। ये जो सामने आपको रेलवे के गार्डर्स लगे नज़र आ रहे हैं और उनके दरमियान 4 कतारें हैं, ये तांगा स्टैंड हुआ करता था भावल नगर रेलवे स्टेशन का। मेरा ख्याल है कि 4-5 तांगे भी एक वक्त खड़े होते होंगे एक लाइन में, और इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि ये कितना मसरूफ़ रेलवे स्टेशन था। बहावल नगर रेलवे स्टेशन का नाच घर या डांस क्लब, अब ये उसकी हालत रह गई है। इमारत अंदर से तो खोखली हो गई, ख़त्म हो गई। ये बाहर बरामदा बना हुआ था, मेरा ख्याल है कि ये लकड़ी के ही पिलर बने हुए हैं। कहते हैं किसी ज़माने में इसके गिर्द चार दीवारी भी हुआ करती थी। ये सारा कुछ खस्ता हाल हो गया है। अजी ये लकड़ी है और लकड़ी भी बस अब गिरने वाली है, जो चीज़ रह गई है। बाहर कोई तमीर व मुरम्मत का काम जारी है। सुना ये है कि रेलवे वाले इस जगह को किराए पर दे रहे हैं दुकानें बनाने के लिए। ये इसका अंदर का हॉल, दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान सब कुछ गायब हो चुका है। ऊपर छत की कैफियत है। ये मेरा ख्याल है कि एक और हॉल था, अंग्रेज़ों ने बनाया था अपने लिए, लेकिन ये अब अंग्रेज़ों के जाने के बाद तक आबाद रहा है। अब ये मुझे नहीं पता कि यहाँ डांस होता था या नहीं होता था, लेकिन आबाद ये तादेर रहा है। रोशन अपना आतिशदान बना हुआ है जिसमें आग जलाई जाती थी। ये इसकी राहदारी है, पिछली सब्त भी राहदारी है। दरवाजे निकल गए हुए हैं, ख़त्म हो गए हुए हैं। ये छोटा सा कमरा था एक, वो अल्लाह जाने किस चीज़ के लिए हाउस था। इधर से हम चलते हैं जी, आपको ये राहदारी दिखा दें। ये ऊपर छत, नीचे धूल, मिट्टी, ईंटें पड़ी हुई हैं और ये सारा कुछ हमने ख़त्म कर दिया। कोई अजायबगारी बना लेते। मैं ये नहीं कहता कि इसे डांस क्लब रहने देते। आप कोई चीज़ ऐसी बना लेते जहाँ आप रेलवे की चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते। ये यहाँ से मैं दिखा दूँ इसकी इमारत आपको, बहावल नगर डांस क्लब, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बहावल नगर रेलवे डांस क्लब। ईमानदारी की बात यह है कि जब मैं ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों को खंडर की सूरत में बदले हुए देखता हूँ तो मुझे रश्क भी आता है, हसद भी होता है और अफसोस भी होता है। रश्क उन ममालिक पर होता है जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन उनकी ट्रेनें आवाज़ की रफ्तार तक पहुँचने वाली हैं। वो पाकिस्तान की मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की मदद नहीं करते, लेकिन हम अपनी चाल नहीं छोड़ते। हसद उन लोगों से होता है जो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हमसे आगे निकल गए। और अफसोस इस बात पर होता है कि हमने बहसीयत कौम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। अगर हम एक ज़िम्मेदार कौम होते तो कम से कम जो हमारी बचे कुचे असासे हैं हम उन्हें संभाल कर रखते। रेलवे वो इदारा है जिसके पास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन रेलवे को शायद परवाह ही नहीं। रेलवे के अफसरान अब भी शायद अंग्रेज़ दौर में रहते हैं। मैं रेलवे के कल्चर को बहुत करीब से जानता हूँ। बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक का मेरा जो सफ़र है इसमें रेलवे का बुनियादी किरदार है। मेरे वालिद मरहूम अल्लाह उनकी मक़फ़रत फरमाए, वो रेलवे के मुलाजिम थे, तो मेरा जो बचपन है वो रेलवे के इंजनों में घूमते हुए गुजरा, रेल की पटरियों पर इसकी बोगियों में सफ़र करते हुए गुजरा। मैं उस वक्त से इन लोगों को देख रहा हूँ, बड़े बड़े कमरे, ऊंची ऊंची छतें और जो है वो जहाज़ी साइज़ की मेज़ें हैं जिन पर बैठकर ये काम करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनसे कि रेलवे की बेहतरी के हवाले से, तो सबके अपने अपने मुफादात हैं। मेरी दरख्वास्त है कि अपने मुफादात को एक तरफ रखें और जो हमारे पास बच गया है कम से कम इसी की हिफाजत कर लें। मैं मानता हूँ कि बहावल नगर की वो रौनकें नहीं बहाल हो सकती जो कभी 1935 में थी, लेकिन कम से कम इसकी जो इमारत रह गई है उसे तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। कम से कम इतना ही कर लें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।